हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालाइजर जीएस। ये जो है बिहार स्पेशल का पार्ट जो चल रहा है, जिसमें हमने क्या क्या कर लिया एक बार देख लेते हैं। बिहार स्पेशल में हमने पॉलिटी कर लिया, एंशियंट हिस्ट्री भी कर लिया, मेडिवल हिस्ट्री भी हो गया कंप्लीट। और आज हम ज्योग्राफी करेंगे दो पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे दो पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। फिर इकोनॉमिक सर्वे, मतलब इकोनॉमी, यहाँ तो इकोनॉमिक सर्वे हमें पढ़ना होता है, तो इकोनॉमिक सर्वे और उसी तरह कुछ मिसलिनियस। इस हिसाब से बिहार स्पेशल बाई 10 अक्टूबर ये कंप्लीट हो जाएगा। कब तक? 10 अक्टूबर ये कंप्लीट हो जाएगा। गाइस, अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं बिहार स्पेशल के पहले वाले, आप जाओ प्लेलिस्ट में देखो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। और ये फ्री है भैया, फ्री है, सबके लिए फ्री है, ऐसा कोई भी देख सकता है। और ये क्वेश्चंस वैसे नहीं बनाए गए। ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा बहुत सारा टॉपिक बीच से मिसिंग है, बट वो इसलिए मिसिंग है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि हमने PYQ जितने भी TRE के क्वेश्चन थे सबको देखा, जितने भी BPSC में पूछे गए उस सारे क्वेश्चन को, हॉर्टिकल्चर, असिस्टेंट इंजीनियर, जितने पेपर है सब में देखा, उस हिसाब से हमने कंटेंट प्रिपेयर किया है। ये नहीं कि हमने कुछ भी कंटेंट प्रिपेयर नहीं किया है। तो ये बहुत ही ऑथेंटिकेट पढ़ाया जा रहा है एनालाइजर जीएस में। ये हर चीज़ को लेकर के, चाहे साइंस टेक हो, चाहे साइंस टेक तो नया है, फिर भी उसको उसी हिसाब से रखा जा रहा है ताकि वो BPSC का लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो और UPSC लेवल के बराबर ना चले जाए। उसको उस हिसाब से रखा गया है ताकि वो मैच करे स्टैंडर्ड। फिर इकोनॉमी भी आ रहा है, फिर ज्योग्राफी भी आप देख रहे हो, वो पूरा उसी हिसाब से डिज़ाइन है। मैथ भी उसी हिसाब से डिज़ाइन है। करंट अफेयर्स के लिए हमने पोल कराने के लिए बोला था, करंट अफेयर्स का पोल हुआ है, जिसमें मंथली और टॉपिक वाइज दोनों पे इक्वल वेटेज, इक्वल टाइप ही वेटेज है। तो मैं क्या करूंगा ना, एक टॉपिक वाइज का वीडियो लेके आऊंगा करंट अफेयर्स का, आप देखना, उसमें कमेंट में आप कमेंट करना, ताकि उसमें अगर आपको लगा कि ये कंटिन्यू करना चाहिए तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम जैसे मंथली चल रहे थे मंथली चल रहे हैं। तो वीडियोस देखने से आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर आइडिया होगा कि टॉपिक वाइज क्या ज़्यादा बेटर है या मंथली, क्योंकि मंथली तो आप देख चुके हैं, टॉपिक वाइज भी एक बार देख के देखो ताकि आपको और बेटर आइडिया हो। तो हम शुरू करते हैं। ये लेक्चर है ज्योग्राफी ऑफ बिहार के रिलेटेड। ये किसके रिलेटेड है? ज्योग्राफी ऑफ बिहार। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा चीज़, जो फिजिकल डिवीज़न क्या है, फिजिकल डिवीज़न ऑफ बिहार देखेंगे, फिर क्लाइमेट ऑफ बिहार, एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने कितने में डिवाइडेड है बिहार, रिवर सिस्टम बिहार का क्या क्या है, कितने रिवर कहाँ पे गंगा से मिलते हैं, कौन कौन रिवर कहाँ से ओरिजिन होता है, सारा कुछ देखेंगे। फिर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को देखा जाएगा, किस रिवर पे कौन सा क्या क्या प्रोजेक्ट्स है। फिर वाटरफॉल्स कौन कौन से हैं बिहार में, कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट वाटरफॉल है, लार्जेस्ट कौन सा है। फिर मेजर लेक्स क्या क्या है बिहार में जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। मेजर कैनाल्स कौन सा है जो कि अब डेवलप हुआ है, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प हो रहा है बिहार को, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी जो बिहार का टारगेट है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। तो हॉट स्प्रिंग देखेंगे, कौन सा हॉट स्प्रिंग है बिहार में। ये सारा कुछ आज टॉपिक रहेगा। और कुछ कुछ टॉपिक जैसे सॉइल्स ऑफ बिहार, उसके बाद कुछ मिसलिनियस, कुछ सेंसस, और ये सारा कुछ जो छूटेगा वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे पार्ट 2 में, जो कि 20 से 30 मिनट का होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 2। तो हम शुरू करते हैं। बिहार शुरू करने से पहले देखो, ये है अपना प्यारा बिहार। इसका नॉर्थ एंड साउथ आपको पता होना चाहिए। यहाँ देख लेते हैं। देखो, ये ऐसे ऐसे मान लो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ये क्या एक्सटेंशन है बिहार का? नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन कितना है? नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है बिहार का 345 किलोमीटर। मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक 345 किलोमीटर है। और वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन कितना है हमारा? 483 किलोमीटर। कितना है? 483 किलोमीटर वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन है। एंड 345 किलोमीटर ये है नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन। जैसे आप ये तो पता है ना बिहार कब बना था, कब बिहार उड़ीसा से अलग हुआ, कब बिहार झारखंड से अलग हुआ। नहीं पता है तो आप जाके पॉलिटिकल लेक्चर देखो, वहाँ मैंने सब कराया है। जो बिहार स्पेशल के सीरीज में जो पॉलिटिकल लेक्चर है उस प्लेलिस्ट में जाके देखो। एक 50-40 मिनट का वीडियो है, वो कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बहुत पॉलिटी छोड़ देते हैं, गवर्नर्स का हायरार्की, कौन किस वक्त क्या गवर्नर था वो छोड़ देते हैं, कब इमरजेंसी कितने टाइम लगा, ये सब छोड़ देते हैं। आप जाके देखो, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करो भैया, ताकि हमें भी तो मोटिवेशन मिले। तो नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन हमने देख लिया कितना है, 345 किलोमीटर। वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन कितना है? 483 किलोमीटर। अब इसका लॉन्गिट्यूड भी होगा कुछ। ये क्या होगा? ये है 27 डिग्री। देखो 27 डिग्री 31, ये याद रखो ऐसे, 27 डिग्री 31 मिनट। और ये क्या याद रखोगे आप? 24 डिग्री 20 मिनट। इतना याद रखो, काफ़ी है। और ये कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट। और ये है 88 डिग्री, इंडिया का याद आ जाता है बार बार, 17 मिनट। कितना है? देखो बिहार, इंडिया के मैप में बिहार कहाँ है? यहाँ पे है। एक नॉर्थ में है और ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये सारा एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट का है। ये नॉर्थ का होगा, ये ईस्ट का होगा, तो ये नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन हो जाएगा। अब हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे? बिहार का जो नॉर्थ साउथ है वो 345 किलोमीटर है, और वेस्ट टू ईस्ट 483 किलोमीटर है। और जो नॉर्थ साउथ का लॉन्गिट्यूड है, नॉर्थ में कितना जाता है? साउथ 24 डिग्री 20 मिनट में है, नॉर्थ 27 डिग्री 31 मिनट में है, और 83 डिग्री 19 मिनट और 88 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे जाता है। ये याद रखना, 88 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे, 83 डिग्री 9 मिनट
वेस्ट पे, और 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ पे, और 24 डिग्री 20 मिनट साउथ पे। ये किसका है? बिहार का लॉन्गिट्यूड और ये डिस्टेंस है कि कौन सा कितने लॉन्गिट्यूड में बिहार, इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन बताया गया है, जिसमें क्या है नॉर्थ बिहार का 345 और 483 किलोमीटर। ये बेसिक है। बिहार में कितना, इसका मतलब कुछ क्षेत्रफल कितना है, मतलब टोटल एरिया कितना है बिहार का, तो याद रखना 94163 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना है? 94163 किलोमीटर स्क्वायर है। इतना बिहार का क्षेत्रफल है। लेंथ और ब्रेथ बिहार का कितना है? 94163 किलोमीटर स्क्वायर। ये कितना, मतलब पूरे इंडिया का कितना परसेंट है? ये पूरे इंडिया का 2.86% है। कितना परसेंट है? 2.86%। 94163 किलोमीटर और पूरे इंडिया का 2.86% है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से याद रखना। अब हम ये तो कर लिया हमने, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कर लिया हमने नॉर्थ साउथ डिवीजन देख लिया। वेस्ट ईस्ट में कितना एरिया है, कौन सा कितना है, 345 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94163 किलोमीटर स्क्वायर। और बिहार कितना परसेंट है? 2.86% है पूरे इंडिया का एरिया का। तो अब हम देखते हैं इसका फिजियोलॉजिकल डिवीजन कैसे है, डिवीजन क्या क्या है। तो बिहार का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है ना, देखो बिहार को डिवाइड किया गया है एक शिवालिक रेंज पे, क्योंकि हिमालय का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जैसे हिमालय, ये ऊपर वाला शिवालिक, पहले क्या आता है? पहले आता है आपका ट्रांस हिमालय, वो हिमालय का पार्ट नहीं है, चलो मतलब ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय जिसको हिमाद्री कहते हैं, हिमाद्री, फिर हिमाचल, फिर शिवालिक। तो शिवालिक का जो एक्सटेंशन आता है ना, ये बिहार के ऊपर से मतलब वेस्ट चंपारण होते हुए गुजरता है। ठीक है, तो इसका एक्सटेंशन है ये, तो शिवालिक रेंज आएगा। तो शिवालिक, क्योंकि ऊपर क्या क्या मतलब फिजियोग्राफिक डिवीजन मतलब होता है कि बिहार में कैसा कैसा डिवीजन है, क्या क्या डिवीजन है। तो पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन में क्या है? ऊपर का पार्ट जो है वो शिवालिक रेंज है। फिर बिहार प्लेन्स आ जाता है, क्योंकि गंगा दोब वाला एरिया है, तो गंगा दोब वाला एरिया, तो ये डिवाइड हो जाता है बिहार किसमें? एक नॉर्थ बिहार में, एक साउथ बिहार में। फिर नीचे जो आता है, क्योंकि झारखंड से टच होता है, छोटा नागपुर प्लेटू का रीजन आता है, वो कैमूर हिल्स को क्रॉस करते हुए छोटा नागपुर प्लेटू आता है। तो उसमें क्या जाता है? उसमें दो आ जाते हैं, एक विंध्यन रेंज, विंध्यन, और दूसरा धारावाड़। ठीक है, ये करेंगे हम, देखेंगे कि ये क्या क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं शिवालिक रेंज आता है। तो शिवालिक में सबसे पहला जो आता है, ऐसे आप देख लो, कहाँ बनाऊँ, ये देखो, ये पहला पार्ट आता है ना, ये आता है आपका शिवालिक का। बात मैं करता हूँ, शिवालिक 3 भाग में है ना, शिवालिक, रामनगर दून, सोमेश्वर रेंज और हरा वैली। ठीक है, तो आप देख लो, इसको दून वैली भी कहता है। ये वाला जो पार्ट होगा ना ऊपर का, ये होगा सोमेश्वर रेंज। अरे एक मिनट यार, सोमेश्वर रेंज। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पार्ट होगा, ये होगा दून वैली का पार्ट, इसका पार्ट होगा दून वैली का। और ये वाला जो पार्ट होगा, ये किसका होगा? ये होगा रामनगर दून, रामनगर दून। ठीक है, अब इसका क्या है, ये क्योंकि ये किसका पार्ट है? शिवालिक का पार्ट है, तो रेंज भी होगा, हिमालय से तो रेंज भी होगा। तो इसका रेंज क्या है? हाईएस्ट रेंज इसका है 874, एक मिनट, हाईएस्ट रेंज है इसका 874 किलोमीटर। कितना है? मीटर, सॉरी किलोमीटर में, 874 मीटर। और इसमें इसका हाईएस्ट दून है रामनगर का, एक आता है, एक हाईएस्ट पीक है, इसका नाम है संतपुर। क्या नाम है? संतपुर। ये कितना किलोमीटर है भैया? मीटर है, 242 मीटर। ये कितना है? सोमेश्वर रेंज का हाईएस्ट पीक का क्या है, क्या रेंज है? एक ऐसे 874 मीटर। और रामनगर दून का हाईएस्ट पीक है, इसका कोई हाईएस्ट पीक नहीं है, वैली है ये इस रामनगर दून का हाईएस्ट पीक क्या है? संतपुर। संतपुर का क्या है? 242 किलोमीटर। ये पता चल गया आपको। अब देखो, ये हो गया। अब ये गंगा जो है यहाँ से क्रॉस करती है, बक्सर के चौसा में एंटर करते हुए यहाँ से कटिहार होते हुए निकल जाती है बाहर। तो ये वाला पार्ट, ये बिहार को 2 भाग में डिवाइड करती है। क्या पार्ट में? नॉर्थन बिहार एंड सर्दन बिहार। ये हो गया नॉर्दर्न बिहार, अरे यार, ये हो गया नॉर्दर्न बिहार, ये हो गया सर्दन बिहार। क्लियर? अब देखो, ये आ गया। अब ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो है आपका, किधर करूँ मैं ड्रॉ, इधर रख लेता हूँ। देखो, अब ये नॉर्दर्न बिहार हो गया, ये सर्दन बिहार हो गया। अब देखो, यहाँ से जो निकलता है ऐसे, पहले हम पूरा जो फिजियोग्राफिक डिवीजन उसको बता देते हैं, फिर आपको बताते हैं कौन सा दो ऑफ है जो 2 रिवर के बीच में होता है, कौन कौन सा है। ये वाला क्या है ना, ये वाला पार्ट, कुछ ये वाला पार्ट, इसके ये वाला को कहते हैं हम, इसको कहते हैं धारावर रेंज को, रॉक को, कुछ भी कहो। इसको क्या कहते हैं? विंध्यन। इसको कहते हैं विंध्यन। ये कैमूर और रोहतास वाला एरिया है ना, लाइमस्टोन के लिए फेमस है, इसलिए यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री बहुत ज़्यादा है। ये वाला एरिया, ये जो पार्ट एरिया है ना, ये विंध्यन, रोहतास और कैमूर वाला एरिया। कौन वाला? रोहतास प्लस कैमूर। अभी आते हैं इसके डिटेल में। ये धारावर रॉक्स हो गया। ये कौन सा एरिया? ये वाला खड़गपुर हिल्स यहीं पे आता है। ये पूछा था एक बार कि किसका पार्ट है, ये धारावर रॉक्स का पार्ट है। इसमें कौन सा एरिया लाई करता है? ये आपका मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, नवादा हो गया और गया। एक तो कर लिया हमने, सोमेश्वर रेंज, दून वैली,
और रामनगर दून, ये किसका पार्ट है भैया? ये शिवालिक का पार्ट है। फिजियोग्राफी डिवीजन में 3 डिवीजन हमने यहाँ देख लिया था, ये खत्म। इसका क्या हाईएस्ट पीक क्या नाम है? संतपुर, इसका 874 मीटर। हरारा वैली जिसको दून वैली कहता है। फिर गंगा डिवाइड करती है बिहार को दो प्लेन्स में, एक नॉर्दर्न बिहार प्लेन, एक सर्दर्न बिहार प्लेन। फिर सर्दर्न प्लेटू जो छोटा नागपुर वाला प्लेटू है वो 2 भाग में डिवाइड करता है, विंध्यन रेंज और धारावर रेंज। अब विंध्यन रेंज जो है वो ये वाला पार्ट जो है आपका विंध्यन रेंज का है, रोहतास और कैमूर वाला, और ये वाला पार्ट है धारावर रेंज का। आगे समझ आपको? क्लियर? अब हम इसमें करते हैं आपका कुछ पार्ट, और जो विंध्यन वाला पार्ट था वो रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, ये विंध्यन का पार्ट है, और ये वाला जो है मैं मुंगेर, नवादा, गया, ये सब है धारावर का पार्ट। अब आपको रॉक सिस्टम के बारे में कुछ पता है? रॉक सिस्टम, इससे पहले हम यहाँ डिवाइड करते हैं। देखो पीरियड जो होता है ना, प्री कैम्ब्रियन पीरियड होता है, ठीक है, फिर पैलियोलो पीरियड होता है, फिर मेजो, फिर सीनो, फिर क्वाटरनरी, ठीक है। अब देखो ये प्री कैम्ब्रियन टाइप में ना आर्चियन रॉक बनता है। कौन सा रॉक बनता है? आर्चियन रॉक। अब इसमें जो बिहार में है, जो धारावर रॉक्स है, मुंगेर, जमुई, नवादा, ये वाला एरिया में है, ये रॉक बनता है, ठीक है, धारावर रॉक। और मेजो में क्या बनता है? विंध्यन रॉक, जो रोहतास और कैमूर वाला एरिया है यहाँ बनता है। और सिनोजॉइक में क्या बनता है? शिवालिक, जो ऊपर वाला एरिया है, सोमेश्वर दून, रामनगर दून और हरारा वैली, ये जो है ये ऊपर। क्वाटरनरी में क्या बनता है? प्लेन्स बनता है। क्या बनता है? गैंगेटिक प्लेन्स, गैंगेटिक प्लेन्स। ये याद रखना आप सीरीज पूछ लेगा कि पैलियोलिथिक धारावर रॉक्स कौन से टाइम पीरियड में आता है? पैलियोलिथिक में आता है, फिर मेजोलिथिक में विंध्यन रेंज, सेनोलिथिक में ये आता है आपका सेंजोइक एरिया में आता है, ये एरा है, प्री कैम्ब्रियन एरा, पैलियोलिथिक एरा, मेजोलिथिक एरा और आपका सेंजोइक एरा, क्वाटरनरी एरा। तो विंध्यन किस में बनता है? मेजोइक एरा में बनता है। और सेनोजोइक एरा में क्या बनता है? आपका शिवालिक बनता है। क्वाटरनरी एरा में गैंगेटिक प्लेन्स बनता है। क्लियर? देखो हमने क्या क्या कर लिया, एक तो हम एरिया देख लिए 345 किलोमीटर, 483 किलोमीटर, 4163 किलोमीटर स्क्वायर, 2.863। ये आप नंबर याद कर लेना, 4163। बहुत बार मैंने देखा है, एक बार 67 का एग्जाम हो रहा था या 68 का, वहां पे उसने 4164 कर दिया, किसमें 9163। मतलब आपको लगेगा कि एकदम आसपास का डिजिट आप नहीं देखे होंगे, बट वो आप मिस हो जाएगा, यहाँ 4 डाल देगा। तो आप याद रखना 94163, 2.86 किलोमीटर, 83, 19, 88, 17, 24 डिग्री 20 मिनट्स, और इधर 27 डिग्री 31 मिनट्स। उसके बाद फिर हमने देखा शिवालिक रेंज, रामनगर दून, इसका हाईएस्ट पिक संतपुर 242 मीटर, फिर सोमेश्वर दून, फिर हरारा वैली, फिर उसके बाद बिहार को प्लेन्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न प्लेन्स, सर्दर्न प्लेन्स, फिर बिहार प्लेटू, विंध्यन एंड धारावर। धारावर में कौन से हैं? मुंगेर और ये वाला जो एरिया, मुंगेर, जमुई, नवादा ये वाला, और विंध्यन में रोहतास और कैमूर वाला एरिया। और विंध्यन फेमस है लाइमस्टोन के लिए, ठीक है, याद रखना ये चीज को। फिर भी हम मिनरल्स पढ़ाएंगे ना पार्ट 2 में, तो आपको अच्छे से बता देंगे कि कौन सा मिनरल्स कहाँ कहाँ पाया जाता है। फिर सोमेश्वर यहाँ पढ़ लिया हमने, नॉर्दर्न बिहार, सर्दर्न बिहार, विंध्यन रेंज, धारावर रॉक्स, विंध्यन रॉक्स, धारावर रॉक्स, नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार। और नॉर्थ बिहार साउथ बिहार में मैंने ये भी बताया था आपको, तो ये क्या बताया था मैंने कि प्लेन्स कहाँ डेवलप होते हैं? क्वाटरनरी पीरियड में। तो देखो ये क्वाटरनरी पीरियड का एरिया है, क्वाटरनरी पीरियड का एरिया है, तो यहाँ क्या होगा? प्लेन्स डेवलप हो गया। टर्शरी सिस्टम, अब यहाँ देखो, अब टर्शरी मैंने लिखा नहीं, इसको भी अब टर्शरी कहते हैं। तो शिवालिक का ऊपर वाला पार्ट जो है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये टर्शरी का पार्ट है, ठीक है। फिर विंध्यन रॉक सिस्टम, देखो विंध्यन रॉक सिस्टम आपका ये पार्ट है, विंध्यन रॉक सिस्टम। फिर धारावर रॉक सिस्टम, ये वाला पार्ट है। तो आप बार बार वीडियो को देखोगे ना 2x में, अरे भैया मान लो मेरी बात, बार बार ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप 2x में जो पढ़ के जा रहे हो उसको एकदम कंफर्म कर लो कि ये गलत नहीं होना चाहिए, बस आपका हो जाएगा भैया, आप कट ऑफ पार कर जाओगे। आप इतना तो करके जाओ, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको भी बहुत सारा और भी सब्जेक्ट पढ़ना है, 15 से 16 क्वेश्चन आपको टारगेट करना है बिहार स्पेशल में, अगर 20 आता है तो। और ये हमारे लेक्चर से सफिशिएंट है, हम ये गारंटी दे सकते हैं। अब हम आते हैं क्लाइमेट ऑफ बिहार, ठीक है, क्लाइमेट ऑफ बिहार। क्लाइमेट ऑफ बिहार को आप क्लाइमेट जानते हो ना क्या होता है? जो कि एवरेज लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशन होता है किसी रीजन में, तो उसको क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट ऑफ बिहार क्या है? सब ट्रॉपिकल। देखो ये ट्रॉपिकल रीजन है, बिहार यहाँ पड़ता है, यहाँ पे कहीं पे पड़ता है ट्रॉपिकल रीजन से थोड़ा ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर पड़ता है, तो ये कौन सा रीजन आ जाता है? ट्रॉपिकल। क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ये वाला हो जाता है ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्रॉपिकल रीजन। उससे ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाता है? ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन हो जाता है। तो सब ट्रॉपिकल, क्योंकि 23 डिग्री इसमें तो ये वाला पड़ता नहीं है, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ में ये तो पड़ता नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उससे ऊपर पड़ता है, तो वो वाला पार्ट क्या हो जाता है हमारा? वो बिहार का, वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो बिहार का क्लाइमेट कैसा है? सब ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। पूरा इंडिया का ही क्लाइमेट मॉनसून क्लाइमेट है, मॉनसून क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, याद रखना ये चीज। अब ना इसमें देखो, आप क्लाइमेट के बारे में पढ़ाऊंगा नहीं कि क्या क्या है क्लाइमेट, कैसे है, क्या क्या, ये नहीं बताऊंगा। यहाँ मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब देखो बहुत सारे क्लाइमेटोलॉजिस्ट आए जिसने डिवाइड किया कि किस तरह क्लाइमेट होगा, किस जगह का क्या क्लाइमेट होगा। तो आप एक चीज याद रखना, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपन ताकि हम यहाँ आपको अच्छे से बता सकें। तो आप क्लाइमेटिक रीजंस को क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो आए वो डिवाइड किए, उस आधार पे आप याद रखो कि किस नॉर्दर्न बिहार में किस टाइप का क्लाइमेट है, सर्दर्न बिहार में किस टाइप का क्लाइमेट है। उस आधार पे 3 क्लाइमेटोलॉजिस्ट आए, 3, जिसका पहला हम डिवीजन देखते हैं कोपेन, आपने पढ़ा होगा ना, कोपेन क्लाइमेट, ठीक है, कोपेन क्लाइमेटिक डिवीजन। इसने क्या किया, ऐसे याद रखो, देखो नॉर्थ बिहार,
साउथ बिहार। नॉर्थ बिहार को इसने किस क्लाइमेटिक जोन में CWG में रखा है। ये कैटेगरी है, सब चीज़ का आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना कि CWG, AS, AMW, NW, SW, ASW, AW अलग अलग कैटेगरी है, उसके आधार पे है। तो उसने क्या रखा है CWG, और साउथ बिहार को क्या रखा है AW, ठीक है। फिर आते हैं TRE, टेरा वर्था ऐसे कुछ नाम है, नाम देख लो। इसने नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को क्या रखा है CAW, और साउथ बिहार को क्या रखा है AW में, ठीक है। फिर आते हैं थॉर्नथावाइट, स्पेलिंग यार कितना देख लेना है सब। इसने क्या रखा है नॉर्थ बिहार को क्या रखा है CBW, और साउथ बिहार को क्या रखा है भैया CAW। ये याद रखना कि तीन, अब बिहार का जो क्लाइमेट है वो क्या है सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, ये याद हो गया। क्लाइमेट को और बाकी जो डिटेल है वो आपने ज्योग्राफी में पढ़ाई होगा क्लाइमेट के बारे में कि कैसे कैसे साउथ वेस्ट मानसून कैसे अराइव होता है, क्या क्या होता है, कैसे क्लाइमेटिक इफेक्ट होता है, वो सब ज्योग्राफी का पार्ट है। बिहार ज्योग्राफी में ये इंपॉर्टेंट रखना है कि बिहार को क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने किस किस हिसाब से क्या क्या रैंकिंग, क्या क्या डिवीजन दिया है। तो कोपेनहेगन क्लाइमेट के हिसाब से बिहार क्या है, नॉर्थ बिहार CWG है, साउथ बिहार AW है, थेरावर्ता के हिसाब से नॉर्थ बिहार CAW है, साउथ बिहार AW है, थॉर्नवाइट के हिसाब से CB-W है और CA-W है। ये याद रखना, ये सफिशिएंट है, ये स्मॉल w याद रखना, ये सफिशिएंट है क्लाइमेट ऑफ बिहार के हिसाब से भाई। इससे ज़्यादा आप क्या करोगे, अब थोड़ी ना, आप जैसे समर सीजन आता है, अब समर सीजन आता है तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, गया में पड़ती है। अब विंटर रेनी सीजन आता है तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, किशनगंज में होता है। और सब विंटर सीजन आता है तो सबसे ज़्यादा ठंडी कहाँ पड़ती है, जहाँ गर्मी ज़्यादा है ठंडी, गया। ये याद रखना, सिंपल। और बाकी आप देख लेना कौन क्या कहता है, कितना क्या टेम्परेचर है, वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना कि बिहार का क्लाइमेट क्या है, सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। और हम लोग का वेजिटेशन क्या है, ये याद रखना, वेजिटेशन क्या है ड्राई डेसियस याद रखना, मॉइस्ट डेसियस नहीं, ड्राई डेसियस। और क्लाइमेटिक को 3 डिवीजन में बांटा गया है, 3 क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने डिवाइड किया है बिहार क्लाइमेट को, पूरे इंडिया के क्लाइमेट को। तो बिहार के को कैसे किया, कोपेनहेगन ने नॉर्थ बिहार को CWG रखा है, साउथ बिहार को AW रखा है, थेरावर्ता ने नॉर्थ बिहार को AW, फिर थॉर्नवाइट ने CBW नॉर्थ बिहार को और CA-W साउथ बिहार को। फिर समर में सबसे हाईएस्ट हॉटेस्ट प्लेस कौन सा बिहार का, गया। रेनी सीजन में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, किशनगंज। और विंटर में सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ होता है, गया में। खत्म। अब आते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन, मतलब कि क्लाइमेट के हिसाब से डिवीजन किया हुआ है कि कहाँ कैसे कैसे खेती होता है, ठीक है, सीधे बात याद रखो। तो अब याद रखना कि जो बिहार है ना, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो इसको ना 3 भाग में डिवाइड किया गया है, मैं छोटा कर दूंगा आपको PDF में, इसको पढ़ने के लिए अपन बड़ा कर लेते हैं, फिर मैं छोटा कर दूंगा आपको। ये देखो इसको ना 3 भाग में डिवाइड किया गया है। अरे यार यहाँ तो होगा नहीं, चलो रहने दो, इसको स्मॉल ही कर लेते हैं अपन ताकि आपको PDF में अच्छे से दिखे, ठीक है। देखो ये बिहार है ना, ये बिहार भैया रफ डायग्राम है, देख लेना ऊपर नीचे। ये ऐसे बिहार है ना, यहाँ से गंगा निकलती है। तो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है इसको जोन 1 माना गया है, ये वाला पार्ट को जोन 2 माना गया है, ऐसे यहाँ तक ले लो, जोन 2 माना गया। ये पूरा जोन 3 है। जोन 3 को फिर 2 भाग में डिवाइड किया गया है, जोन 3A एंड जोन 3B। समझ गए, इस तरह से डिवाइड किया गया। ये वाला जो पार्ट है ये जोन 3B का पार्ट है, 3B, और ये है 3A पार्ट। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है ये देखना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मतलब कि कितना क्या डिवाइस किया, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से किसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट है, किस जोन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट है। याद रखना जोन 1 में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। और इसमें जोन 2 में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। जोन 3 के 3A में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। और जोन 3B में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो पूछ लेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है, अगर पूछ लेगा वेस्ट चंपारण कौन से जोन में आता है, और मैप तो क्लियर होना चाहिए, पहले वेस्ट चंपारण, फिर ईस्ट चंपारण, फिर सीतामढ़ी, बीच में सीहोर आ जाएगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, सारण, सिवान एंड गोपालगंज। ऐसे आपको एकदम क्लियर होना चाहिए मैप, और कौन सा किससे टच होता है नीचे, क्योंकि नीचे झारखंड आता है, इस साइड में उत्तर प्रदेश आता है, फिर उधर हम लोग का आता है आपका नेपाल आता है, और इधर वेस्ट बंगाल आता है। तो वेस्ट बंगाल और नेपाल से बॉर्डर कौन लगाता है, किशनगंज लगाता है। फिर कटिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल से कटिहार टाइप बॉर्डर लगाता है। फिर झारखंड और उत्तर प्रदेश से कौन बॉर्डर लगाता है, रोहतास मेरे ख्याल से लगाता है। फिर उसी तरह वेस्ट चंपारण किसी से, ऐसे आपको कर लेना है, समझ लो। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट, ये मैप को ना सुबह उठ के देखा करो हमेशा। बिहार में मैप को आप देखो, आपको बहुत सारा चीज आइडिया लग जाएगा, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, कैसे, उसी हिसाब से ये क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। जोन 1 में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, अब इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे क्रॉप्स क्या है, जैसे शुगर केन है, शुगर केन कहाँ ज़्यादा, वेस्ट चंपारण में, तो जोन 1 में आ जाएगा शुगर केन। ऐसे आप लिंकेज करोगे ना तो आपको सब आ जाएगा, वेस्ट चंपारण में, ठीक है। फिर जूट और पैडी का कहाँ होता है, आपको पता है कि ये वेस्ट बंगाल से सटा हुआ एरिया है, यहाँ पे जूट और पैडी का किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, जूट और पैडी फेमस होता है। फिर आपका ये वाला जो एरिया है जोन 3 वाला, यहाँ पे वीट हो गया, पल्सेस हो गया, पी हो गया, ग्राम हो गया, ये सब चीज़ जो है, ये सब चीज़ आपको जोन 3A में ज़्यादा मिलता है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है तो जूट का खेती होता है। आपको पता है ना, हाईएस्ट टाइम बताया था किशनगंज किस जोन में पड़ता है, जोन 2 में। तो अब जोन 2 में पड़ता है तो यहाँ ज़्यादा बारिश होती है, बारिश ज़्यादा होती है तो कौन से कॉपी आएंगे, वही सब क्रॉप्स आएंगे जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, जो जूट हो गया, आपका पैडी हो गया, मेज हो गया, वाटर इंटेंसिव के लिए आपका यूज़ होता है। तो फिर ये मिलेट है, मिलेट यहाँ पे आ जाएगा, शुगर केन यहाँ पे आ जाएगा, शुगर केन हो गया, वीट हो गया, पैडी हो गया, ये सब भी आएगा। मतलब देखो कॉमन तो रहेगा बट कुछ स्पेसिफिक है। तो आपको ये याद रखना है कि एग्रोक्लिमेटिक जोन के हिसाब से बिहार को 3 डिवीजन है, जोन 1, जोन 2, जोन 3 को 2 भाग में, 3A और 3B। जोन 3 में 13 डिस्ट्रिक्ट है, जोन 2 में 8 डिस्ट्रिक्ट है, और जोन 3 के 3A में 06 डिस्ट्रिक्ट है, मतलब 6 डिस्ट्रिक्ट है, 3B में 11 डिस्ट्रिक्ट है। कौन क्या कैसे है आप मैप देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिवर। रिवर क्या है ना, मतलब रिवर बहुत हॉट टॉपिक है। रिवर को ज़्यादातर लोग मतलब ऊपर से करके चले जाते हैं कि कहाँ क्या है, मगर इस बार आज हम डिटेल में करेंगे रिवर को, कि कौन सा रिवर कहाँ से कैसे कैसे निकलता है, क्या क्या सिस्टम है, उसका सारा कुछ हम डिटेल में करेंगे। देखो गंगा रिवर के बारे में पहले यहाँ से जानते हैं, ये यहाँ से ऐसे पास होता है। तो गंगा रिवर का कुछ डिटेल रहा है, ऐसे तो आपको याद है ना, 25 किलोमीटर इतना गंगा रिवर का टोटल लेंथ है। बिहार में कितना लेंथ है, 445 किलोमीटर। कितना लेंथ है बिहार में, 445 किलोमीटर। और फिर ये जो है, ये कितने डिस्ट्रिक्ट बिहार से टच होता है, 12 डिस्ट्रिक्ट टचेस। देखो टोटल लेंथ कितना है, 25225 किलोमीटर। और बिहार में कितना लेंथ है, जितना उसका लेंथ है वो है 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर बिहार में उसका टोटल लेंथ है। और वो कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करता हुआ आता है, वो 12 डिस्ट्रिक्ट को बिहार का टच करता हुआ आता है। ये बहुत बार का क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये गंगा नदी कहाँ से इंटर करता है, ये बक्सा जैसे बक्सर में है ना, बक्सर में इंटर करता है, बक्सर में इंटर करता है। चौसा एक जगह है, चौसा एक जगह है बक्सर में, वहां से इंटर करता है। और बिहार से बाहर कहाँ चले जाता है, कटिहार से, कटिहार से ये बाहर चले जाता है। ये था गंगा नदी के बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं घग्गर नदी। ये घग्गर नदी ये रहा आपका, ये आपका रहा घग्गर नदी। ये भैया सारण में आकर के मिलता है, ये तिब्बत से ओरिजिन होता है। गंगा में कहाँ मिलता है, सारण में। और घुसता कहाँ है, ये पूछा था एक बार क्वेश्चन कि घुसता कहाँ से है, तो यहाँ पे एक जगह है रेवेलगंज, रेवेलगंज एक जगह है। यहाँ से ये घग्गर नदी, इसी को सरयू नदी भी कहते हैं, ये घुसता है बिहार में। और गंगा में कहाँ मिलता है, सारण में। गंगा में कहाँ मिलता है, सारण में। और उसका किलोमीटर कितना है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, घग्गर नदी, घग्गर किलोमीटर याद रखना। ठीक है, अरे यार, घग्गर नदी किलोमीटर 83 किलोमीटर, कितना 83 किलोमीटर, मतलब उसका डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितना है बिहार में, 83 किलोमीटर। उसके बाद ये रहा गंडक नदी। ये गंडक नदी कहाँ से निकलती है, नेपाल से निकलती है। और गंगा में आके कहाँ मिलती है, सोनपुर में। कहाँ पे, सोनपुर में। ये सारण में गंगा से मिलती है गंडक। गंडक कहाँ से निकलती है, तिब्बत, नेपाल से निकलती है। ये तिब्बत से निकलती है, ये नेपाल से निकलती है। इसका किलोमीटर कितना है, 260 किलोमीटर। और ये जो है सोनपुर में गंगा से मिलती है, मतलब संगम कहाँ होता है, ये संगम इधर लिख रहा हूँ। फिर आती है आपका बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक एक ऐसी नदी है जो बिहार में, बिहार ही इसका ओरिजिन है। ओरिजिन क्या है इसका, सोमेश्वर हिल, जो पढ़ा था ना 874 मीटर, सोमेश्वर हिल, वहीं से ये निकलती है। ठीक है, ये कितना किलोमीटर बिहार में इसका लेंथ है, 320 किलोमीटर। और ये कहाँ मिलती है, ये गंगा में मिलती है, खगड़िया में। कहाँ मिलती है, खगड़िया में, याद रखना ये चीज़। फिर आता है, ये रही बूढ़ी गंडक, ये यहाँ से निकली सोमेश्वर हिल से, ये मिल गई आपको यहाँ जा करके, ऐसे जाके बागमती भी आके इधर आके मिलती है। फिर यहाँ जा करके ये मिलती है खगड़िया में। ठीक है, अब हम आते हैं बूढ़ी गंडक के बाद आते हैं बागमती में। भागमती, कौन सी रिवर, भागमती। ये कहाँ से निकलती है, ये नेपाल से निकलती है, महाभारत रेंज से, नेपाल से निकलती है महाभारत रेंज से। और ये जाके मिलती है किससे, कोसी से, कोसी रिवर, सौरव बिहार, पता है ना। ये सब जो है थोड़ा मैप गलत हो गया, क्योंकि ये सब रिवर ना देखो मेनेंडर बहुत करती है, तो इसलिए ना इसका पाथ चेंज होता रहता है। कभी मैप आपको ये दिखेगा, कभी ये दिखेगा, कभी वो दिखेगा। क्योंकि कोसी इतना सौरव बिहार क्यों कहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेनेंडर करती है। आप ये बना रहे हो मैप, अगली बार वो अपना टर्न कर लेगी कि कहीं और, तो इसलिए कारण से वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसके कारण मेनेंडरिंग से ज़्यादा फ्लड आता है, समझे, ये बात याद रखना। तो उसके कारण उसका पाथ कोई फिक्स नहीं है, जाकर के कहाँ मिलती है, कोसी से मिलती है। और फिर ये कि इसका किलोमीटर कितना है, 394 किलोमीटर, याद रखना। उसके बाद फिर आती है आपका कमला। कमला ये भी निकलती है नेपाल में महाभारत रेंज से, ये भी कोसी से मिलती है, कोसी से मिलती है। इसका कितना है, इसका कुछ 120 किलोमीटर है मेरे ख्याल से, ये देख लेना 120 किलोमीटर है। फिर उसके बाद कोसी रिवर है। कोसी कहाँ से निकलती है, कोसी रिवर कहाँ से निकलती है, ये निकलती है आपको गोसिन स्थान नेपाल से निकलती है कोसी रिवर। और ये खुरसेला जो है ना, खुरसेला कटिहार के पास, यहाँ आके ये गंगा से मिलती है।
और ये टोटल इसका किलोमीटर कितना है 260 किलोमीटर। और ये जो रिवर है ये है महानंदा। महानंदा कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग हिल से। और ये कहाँ पे मिलती है? गंगा में कहाँ से मिलती है? कहाँ मिलती है महानंदा? मालदा में। कहाँ मिलती है? मालदा में, ये याद रखना। अब देखो इस बार आज के लेक्चर में हम नॉर्थ बिहार के रिवर्स को रखते हैं और कल फिर जो लेक्चर आएगा उसमें साउथ, ताकि आपको रिकॉल करने में आसान हो। अगर एक साथ पढ़ा दूंगा ना सब औच-पौच हो जाएगा। अब देखो रिवाइज करते हैं अपन। घग्गर रिवर रेवेलगंज में घुसती है बिहार में, और कितना किलोमीटर है? सारण में जाकर के गंगा से मिलती है, और कितना किलोमीटर है? 83 किलोमीटर। फिर गंडक रिवर 260 किलोमीटर सोनपुर में मिलती है। फिर बूढ़ी गंडक जो सोमेश्वर हिल से निकलती है 322 किलोमीटर। 320 किलोमीटर कहाँ मिलती है? खगड़िया में जाके संगम होता है इसका। फिर बागमती रिवर जो नेपाल में निकलती है, नेपाल के महाभारत रेंज से निकलती है, इसका कोसी में संगम होता है। कितना किलोमीटर है? 394 किलोमीटर। कमला जो नेपाल के महाभारत रेंज से निकलती है, फिर कोसी में इसका संगम होता है। कितना किलोमीटर है? 120 किलोमीटर। फिर कोसी घोसीन स्थान नेपाल से निकलती है, और खुरसेला कटिहार में जाकर के ये बिहार में गंगा में मिल जाती है। इसका किलोमीटर है 260 मीटर। और ये दार्जिलिंग से निकलती है महानंदा, और मालदा में जाकर के वेस्ट बंगाल में जाकर के ये गंगा से मिलती है। इसका किलोमीटर है आपका, कहाँ इसका किलोमीटर नहीं लिखा क्या मैंने? इसका किलोमीटर है मेरे ख्याल से 376 के आसपास, 376 किलोमीटर। ठीक है, इतना याद रखना। इसके बाद देखो आप कर्मनासा बचा, सोन बचा, पुनपुन बचा, फल्गु बचा, क्यूल बचा, अजय बचा। ये सारा रिवर हम कल देखेंगे, ताकि आपको एक होलिस्टिक रहे कि आप नॉर्थ बिहार का आज कवर हो गया कि 2 लेक्चर में आ रहा है तो अगले लेक्चर में कुछ रखते हैं। इसलिए मैंने ऐसे ही प्लान किया था कि नॉर्थ बिहार आज पढ़ाऊंगा, साउथ बिहार कल पढ़ाऊंगा, ताकि वो रिवर याद आ जाए। क्योंकि रिवर से 1-2 क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ये याद रखना कि कौन सा रिवर सोमेश्वर हिल से निकलती है, वो बूढ़ी गंडक है, 322 किलोमीटर, खगड़िया। ये अच्छे से आप याद रखना। अब हम शुरू करते हैं। अब कुछ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हर रिवर पे लाया गया है, जो प्रोजेक्ट है वो देखते हैं हम। देखो सोन रिवर पे 1874 क्या में देहरी रोहतास में कंस्ट्रक्ट हुआ था सोन रिवर प्रोजेक्ट। कौन सा? सोन रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है, देखो ये सोन रिवर ऐसे आती है ना, अभी कल पढ़ाऊंगा तब अच्छे समझ में आएगा। ये सोन रिवर ऐसे आती है ना, तो इधर से आ जाएगा वेस्ट सोन कैनाल, वेस्ट सोन कैनाल। इधर से आ जाएगा आपका, ये डैम बना दिया जाता है डैम में, ताकि पानी स्टोर हो। यहाँ से फिर कैनाल बना दिया जाए, ये हो जाएगा ईस्ट सोन कैनाल, ईस्ट सोन कैनाल, सोन कैनाल। बस इतना बात याद रखो। ईस्टर्न सोन कैनाल, वेस्टर्न सोन कैनाल किस पे? सोन रिवर पे। कब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ? 1874 में। ओल्डेस्ट है, याद रखना। ये बिहार का ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट है। एक तो ओल्डेस्ट है और फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट है। ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट है जो कंस्ट्रक्ट हुआ है सोन रिवर पे, ताकि वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतना बारिश का इशू हो जाता है, कम होता है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो कैनाल बना के, ताकि जहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है बारिश, वहाँ पे लोगों को बारिश किया जाएगा। गया एरिया पता है ना आपको, हॉटेस्ट एरिया है, ज़्यादा बारिश नहीं होता है। तो जहानाबाद में सबसे कम बारिश होता है, याद रखना। गया किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, जहानाबाद में सबसे, ये भी एरिया उसी एरिया में आ गया, तो वहाँ पे बारिश कम होता है। तो फिर रिवर जो होता है वो कम, मतलब हिमालय से नहीं निकलता है ना यार, तो इतना ज़्यादा पानी नहीं रहता है। उसके कारण से कैनाल बना देगा तो इरीगेशन अच्छा होगा, आगे भी यूज़ होगा। तो पहला जो है वो 1874 में बना, देहरी में, सोन रिवर पे। ओल्डेस्ट है और फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट है किस पे? सोन, ये याद रखना। फिर गंडक पे बनाया गया, जैसे ये गंडक रिवर आ रहा है ना, फिर यहाँ पे एक रिजर्वायर बना दिया गया। ये हो गया वेस्ट गंडक कैनाल, ये वेस्ट, और ईस्ट की तरफ हो गया त्रिहुत कैनाल, त्रिवेणी, पढ़ा होगा आपने, त्रिहुत, त्रिवेणी और दोन। ठीक है, दोन कैनाल। ये हो गया वेस्ट गंडक का कैनाल, ये हो गया ईस्ट गंडक का कैनाल। बीच में बना दिया ये डैम, रिजर्वायर, ताकि इधर से पानी आए और इधर कैनाल से, ताकि फ्लड भी नहीं हो और पानी इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाए। त्रिहुत कैनाल, त्रिवेणी कैनाल और डोन कैनाल। फिर कोसी रिवर पे आते हैं। कोसी रिवर पे इंडिया और नेपाल का जॉइंट प्रोजेक्ट है जो 1953 में एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, इंप्लीमेंट हुआ 1953 में। ये ईयर याद रखना। ठीक है, वो वाला भी गंडक रिवर नेपाल के साथ एग्रीमेंट कब था? 1959 में, और 60 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ। ये 1953 में एग्रीमेंट हुआ, 1954 में प्रोजेक्ट शुरू हो गया। अब ये रिजर्वायर यहाँ बनाता है, और ये हो गया ईस्टर्न कोसी कैनाल, ये हो गया आपका वेस्टर्न कोसी कैनाल। ये रिजर्वायर बना है, ये कोसी रिवर है। मतलब यही सब रहता है यार कि मतलब कैनाल कैसे बना है, एक ईस्टर्न कोसी कैनाल, एक वेस्टर्न कोसी कैनाल। सोन रिवर पे ये याद रखना, 1874 में देहरी में सोन रिवर पे कैनाल बना, वेस्ट कैनाल, और इस सोन कैनाल गंडक रिवर पे 18, ये डेट याद रखना, डेट 1859 में ओल्डेस्ट फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट। फिर आपका कोसी रिवर में 1953 में वेस्ट गंडक, ये कोसी रिवर में बना वेस्ट ईस्टर्न कोसी कैनाल और वेस्टर्न कोसी कैनाल, सिंपल। उसके बाद हम आते हैं आपके वाटरफॉल्स पे। देखो हम कुछ नाम लिख देते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट लिख देते हैं, ठीक है, आप याद कर लो। जैसे कोई स्लोप होता है ना, उसमें सडन रिवर और वाटर गिरता है तो उसी को वाटरफॉल कहते हैं, उसके वेलोसिटी के कारण बहुत तेजी से गिरता है, इसलिए उसको वाटरफॉल कहते हैं। सब पढ़ा होगा हमने वाटरफॉल सारा कुछ। अब हम कुछ बिहार के लिख देते हैं आपको, आप इसी तरह एग्जैक्ट लिख देना, और जहाँ जहाँ आप लगते हो ना ऐसे करो ना। देखो मैप होता है ना, मैप में डिस्ट्रिक्ट वाइज लिखा करो कौन चीज़ कहाँ है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी उस डिस्ट्रिक्ट को देखोगे ना, हर दिन 5-5 डिस्ट्रिक्ट आप देखोगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है, गूगल करके देखो, कहीं से देखो, कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको कि आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। आप GI टैग है जैसे, तो आप GI
टैग में मैंने बताया होगा कि जीआई टैग कैसे कैसे है और कौन डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जीआई टैग है, ये देखो कहाँ पे क्या है, समझे। ये आपको गूगल करना पड़ेगा कुछ कुछ आपको, ताकि आपको जानकारी हो, और तब आप वहाँ क्वेश्चन एलिमिनेट भी कर दोगे ऑप्शन, और आपको अच्छा बेहतर आप एग्जाम में क्लिक कर दो। वैसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे ना, और भाई देखा मारा ऐसे टिक नहीं होंगे। आपको थोड़ा सा अपना वैल्यू एडिशन करना ही करना होगा। आप कितना भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, कितना भी 50 बार लेक्चर देख लो, थोड़ा वैल्यू एडिशन गूगल से आपको करना ही होगा। जब कुछ मैं बताता हूँ कुछ छोड़ देता हूँ, तो आप देखा करो उस चीज़ को गूगल में जाके, ताकि आपको वैल्यू एडिशन हो। आपको एग्जाम में काम, एग्जाम आपको देना है ना, आप अपना पेपर तो खुद दोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि हाँ कितना अच्छा काम बताया। इसलिए जो चीज़ बता रहा हूँ आप वो चीज़ करो, ठीक है। अब हम कुछ वाटरफॉल्स का देखते हैं। देखो, एक है आपका काकोलत फॉल्स, ये भैया है नवादा में। कहाँ पे है? नवादा में, ठीक है। फिर आता है दुर्गावती फॉल, दुर्गावती, ये कहाँ पे है? रोहतास में। ये रोहतास का ये हाईएस्ट वाटरफॉल है, याद रखना। हाईएस्ट वाटरफॉल पूछ देगा तो कौन सा है? रोहतास का दुर्गावती वाटरफॉल, ठीक है। फिर आता है आपका धुआं कुंड, ये धुआं कुंड हो गया, मझर कुंड हो गया, तुतला भवानी हो गया, ये सब जो है ना, ये कहाँ पे है? रोहतास में है, सासाराम में, ठीक है, याद रखना ये चीज़ को। उसके बाद आपका जीजर कुंड हो गया, ये कहाँ पे है? ये भोजपुर में है। कहाँ पे है? भोजपुर में। उसके बाद तेलहर कुंड हो गया, तेलहर कुंड, ये कहाँ पे है? कैमूर में। ये बहुत बार क्वेश्चन आया, ये तेलहर कुंड याद रखना। काकोलत फॉल कहाँ है? नवादा में। दुर्गावती कहाँ है? रोहतास में। धुआं कुंड कहाँ है? मझर कुंड, धुआं कुंड, तुतला भवानी, ये भी रोहतास में है। झिज्जर कुंड कहाँ है? ये भोजपुर में है, आरा में। ये तेलहर कुंड कहाँ है? ये कैमूर में है। इतना आप लिख लो, याद कर लो, एग्जाम में आपको चमक जाएगा। और एक आता है, एक कर्मनासा फॉल बहुत फेमस है। तो कर्मनासा कहाँ होगा भैया? कर्मनासा रिवर फ्लो करता है, ये कहाँ पे होगा? बक्सर में होगा, ठीक है। कर्मनासा फॉल कहाँ है? बक्सर में, ये याद करना। काकोलत, दुर्गावती, धुआं कुंड, मंझर कुंड, तुतला भवानी, जीजर कुंड, तेलहर कुंड और कर्मनासा, ये सारा डिस्ट्रिक्ट के साथ मैंने लिखा दिया। उसी तरह कुछ लेक्स आप याद कर लो। एक है कन्वर लेक, ये सबको, ये इसमें कुछ बताने को कुछ नहीं है भैया, आपको याद ही करना पड़ेगा। कन्वर लेक, ये कहाँ पे है? बेगूसराय, ये वेटलैंड है बिहार का, याद रखना। अभी नया 2 मिला है, नक्की नक्टी को भी याद करो, 81 82, और ये कन्वर लेक है बेगूसराय का, जो कि एक वेटलैंड है। फिर गोगा भील लेक, ये कहाँ पे है? ये है कटिहार में। कहाँ पे है? कटिहार में, ठीक है। अब कुशेश्वर का कुछ भी है, दरभंगा मार दो, ठीक है। कुशेश्वर किंग थे ना आगे, उसी के नाम पे ज़्यादातर होता है, दरभंगा, ठीक है। उसके बाद घोड़ा कटोरा शहर, घोड़ा कटोरा, ये राजगीर में है। घोड़ा कटोरा ये कहाँ पे है? राजगीर में, नालंदा, याद रखना, ठीक है। उसके अनुपम लेक, एक बार क्वेश्चन आया था अनुपम लेक का अभी टीआरई में, तो देख रहा था मैं, कि यार मैं कंफ्यूज हो गया था कि क्या है इसका। जब मैं बना रहा था यहाँ पे, देख रहा था आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा था, कंफ्यूज हो गया था क्या है। फिर मैंने गूगल किया, फिर अच्छे से देखा, मुझे रोहतास और इसमें कन्फ्यूजन था कि कहाँ पे है ये, रोहतास और कैमूर में। और अनुपम लेक कहाँ है? कैमूर में। सिमड़ी लेक, क्या है? सिमड़ी लेक, ये कहाँ है? ये भागलपुर में है, ये है भागलपुर में। बस कन्वर लेक इतना याद कर लो भैया, बहुत है। कन्वर लेक बेगूसराय, गोगाबिल लेक कटिहार, कुशेश्वर लेक दरभंगा, घोड़ा कटोरा राजगीर, अनुपम लेक कैमूर और सिमरी लेक भागलपुर, काफ़ी है। इसी तरह मैंने आपको वाटरफॉल करा दिया, लेक करा दिया। अब हम लोग कुछ कैनाल के बारे में देखते हैं। अभी तो बता ही दिया था कैनाल का, त्रिवेणी, तिरहुत और दून, ये किस पे था? गंडक रिवर पे था। और गंडक रिवर आपको पता है कहाँ से फ्लो होती है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर, वैशाली। तो ये एरिया हो जाएगा आपका, ये कैनाल हो जाएगा वहाँ पे। फिर ईस्ट कोसी अभी बताया, वेस्ट कोसी ये भी बताया, ये अररिया, सुपौल, पूर्णिया वाला रीजन, दरभंगा वाला रीजन, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको बताया ईस्ट सोन और वेस्ट सोन। वेस्ट सोन कहाँ पे आ जाएगा? रोहतास, कैमूर। ईस्ट सोन कहाँ हो जाएगा? औरंगाबाद, पटना, गया, ये वाला रीजन जो है ईस्ट सोन का है, ये वाला वेस्ट सोन का है। तिरहुत, त्रिवेणी, दून, गंडक रिवर, ईस्ट कैनाल, वेस्ट कैनाल, ईस्ट कोसी, वेस्ट कोसी, कोसी का पार्ट है। ये अररिया, सुपौल, पूर्णिया, ये वाला पार्ट है। ये सहरसा, मधुबनी एंड बेगूसराय, ये वाला पार्ट है। ईस्ट कोसी, वेस्ट कोसी, ईस्ट कैनाल, वेस्ट कैनाल, त्रिवेणी, तिरहुत, दून, गंडक रिवर, वेस्ट ईस्ट एंड इतना, ये क्लियर हो गया। अब कुछ हॉट स्प्रिंग देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखो ज़्यादा राजगीर में कुछ हॉट स्प्रिंग है, कुछ मुंगेर में है
और कुछ गया में है। ये 3 को हमको याद रखना है, ठीक है। राजगीर में क्या क्या है ये देखो, राजगीर में है ब्रह्मकुंड, क्या है, ब्रह्मकुंड, जो कि हॉटेस्ट वाटर स्प्रिंग है बिहार का, हॉटेस्ट वाटर स्प्रिंग, ठीक है, हॉटेस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सूर्य कुंड, नानक कुंड, नानक कुंड और गोमुख कुंड। इतना याद रखो, काफ़ी है आपका। ब्रह्मा कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड। और मुंगेर में क्या आता है इंपॉर्टेंट, क्या क्या है, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, उसके बाद भीमबांड और ऋषि कुंड, ये इसके याद रखो। और गया में एक याद रखो आप, अग्निकुंड। देखो, ब्रह्मा कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड और गोमुख कुंड, ये कहाँ पे है, राजगीर नालंदा में। मुंगेर में क्या है, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, भीमबांड, और भीमबांड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपने देखा होगा कहाँ पे है, मुंगेर में। उसके बाद ये आपका है ऋषि कुंड, ठीक है, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, भूमि कुंड, भीमबांड और ऋषि कुंड। और ये है अग्निकुंड, कहाँ है, गया में। ये याद कर लो। देखो मैं आपको बता देता हूँ, इतना कर लोगे ना, एक और लेक्चर आएगा जिसमें मिनरल्स, सॉइल्स और बिहार का जो रिवर पार्ट 2 बचा हुआ वो, और कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस, इतना कर लोगे ना, ज्योग्राफी और बिहार से कहीं नहीं आएगा। आप कितना भी फिर लेक्चर कर लो, आप कितना भी देख लो मार्केट में, आपको आप देख लेना मिला के, आप देख लेना क्वेश्चन मिला के, आप इतना को कर लो, 2x में 2 बार रिवीजन करके जाओ, मोर देन सफिशिएंट है भैया। देखो हमने क्या क्या कर लिया, फिजिकल डिवीजन हमने कर लिया। फिजिकल डिवीजन में क्या क्या किया, सोमेश्वर रेंज, उसके बाद प्लेन एरिया देखा, शिवालिक, फिर नॉर्दर्न प्लेन, सदर्न प्लेन्स देखा, फिर विंध्यन रेंज, धारावार रॉक्स देखा हमने, धारावार रॉक्स में क्या क्या था, विंध्यन रॉक्स में क्या क्या था ये देखा हमने। फिर क्लाइमेटिक को कैसे, क्लाइमेट ऑफ बिहार क्या है, ड्राई डिसीएस क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। फिर उसके बाद कि 3 क्लाइमेटिक डिवीजन है उसका, AW, CW, AW, CDW, ये ऐसे कैसे 3। फिर एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3 जोन, और जोन 1, जोन 2, जोन 3। फिर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कौन से इसमें, जोन 1 में है। फिर रिवर सिस्टम पार्ट 1 देखा, फिर रिवर बेड प्रोजेक्ट, फिर वाटर वैली, उसका वाटरफॉल्स कुछ नाम देखे, फिर मेजर लेक्स, फिर मेजर कैनाल और फिर हॉट स्प्रिंग, ये पार्ट 1 था। इतना अगर आप 2x में ना, मेरी बात मानो आप, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप ना 2x पे इसको 2 बार देखना, 2 टाइम्स देखना, 2 टाइम्स, और एग्जाम से एक बार पहले, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ आप PYQ। अगर आपका एक भी क्वेश्चन रह जाता है ना, कुछ मिसलिनियस रह जाएगा, कुछ रह जाएगा, आप हमें टेलीग्राम में आप शेयर करना, हम बता देंगे उसके बारे में, मिनी फैक्ट्स क्या क्या है, कुछ भी फैक्ट्स रहेगा हम बता देंगे उसको गूगल करके। बाकी इतना आप कर लोगे ना, जो एक बेसिक होता है ना यार, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए बेसिक चाहिए होता है यार, कि आप किस पे खड़ा करोगे, ये बहुत सफिशियंट है भैया। आप जो एग्जाम में जाओगे ना, वेरी कंफर्टेबल होगे। ये बेसिक प्लस एडवांस दोनों का मिक्सचर है भैया, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। इससे आप 15 से 16 क्वेश्चन अगर 20 में आता है ना, तो आराम से निकाल के ले जाओगे भाई, कहीं नहीं जाने वाला है। 15 से 20 क्वेश्चन आराम से निकाल के ले जाओगे। आप 2x में रिवीजन करो, और भैया इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो यार, लोगों को पहुंचे यार, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तभी तो हम इतना टाइम लग जाता है बनाने में, देखने में, फिर PPT तैयार करने में, सब में टाइम लगता है भैया। तो आप शेयर करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम क्यों कर रहे हैं ये चीज़ को। हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको उसका वैल्यू होना चाहिए ना कुछ, तो आप उसको शेयर करो लोगों तक, सब लोगों को बोलो यार कि देखो ये बहुत अच्छा चीज़ है, अपने दोस्तों को फ्री में तो शेयर ही करना है यार। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। और ये हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है ना, ये वाला मेंटरशिप BPSC प्रीलिम्स, जिसका लिंक आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा लास्ट में। ये देखो 10 अक्टूबर के बाद 230 टू 240 या 255 रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 500 बच्चों के हम लेंगे, ठीक है। 10 अक्टूबर के बाद यहाँ 6 से 7 टेस्ट होगा फुल लेंथ, और वो पूरा PYQ के ऑप्शंस को एनालिसिस करके उससे क्वेश्चन बनाया जाएगा, और वो क्वेश्चन एग्जाम में चमकेगा। और हम सिर्फ लिमिटेड बच्चों को ये ऑफर दे रहे हैं, ये सबको ये ऑफर नहीं रहेगा। ये 500 बच्चों को फ्री में तो है यार, कुछ ज्वाइन करना है आपको कुछ। और इसी के रिलेटेड ही हमारे टीम जो है हाईली इनरिच वीडियो देख रहे हो आप, ज्योग्राफी के देख ही रहे हो, जितने भी ज्योग्राफी के प्रोग्राम सब हाईली इनरिच टॉपिक, जिससे क्वेश्चन बार बार आया वही टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आप बिहार स्पेशल भी देख लिया आपने। और जो हम लोग डिसाइड करने वाले थे करंट का, देखो करंट का एक हम टॉपिक वाइज वीडियो लेके आएंगे, और एक हम लेके आएंगे मंथली वाला, तो आप देखिए टॉपिक वाइज। अगर टॉपिक वाइज में कमेंट में अगर वीडियो रहा, मतलब कमेंट रहा कि आप इसको रेगुलर कंटिन्यू करो सर, तो हम टॉपिक वाइज को ही कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक वाइज में ना बहुत फायदा है यार, कि टॉपिक वाइज में ना एक जगह एक्यूमुलेट हो जाता है। अगर हमको रिवीजन करना है कि एक्सरसाइज कौन सा हुआ, किसके किसके बीच हुआ, चलो रिवीजन कर लेते हैं 1 वीडियोस में, किसके किसके बीच कौन कौन सा ऐप हुआ, कौन सा स्कीम्स हुआ, कौन जो भी है सब कुछ एक वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको एक रहेगा कि हाँ चलो इतने महीने का तो इतने में कंपाइल हो गया, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक छूट जा रहा है उतने में। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि सब कुछ फिर ज्यादा वीडियो हो जाएगा तो आप देख ही नहीं पाओगे। और मैं 200 वीडियो प्रोवाइड कर दूँ करंट अफेयर्स का, आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं टू दैट पॉइंट टारगेटेड रखना चाहता हूँ। मैं उस तरह के मैगजीन से नहीं कि 50 कर दिया, 100 आप स्कीम से बता रहा। मैं सेलेक्टिव जो PYQ में आए हैं और जो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, वही कराना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने टॉपिक वाइज और मंथली का पोल डाला था। आप वहाँ जाके पोल पे भी वो करो, आप पोल करो ताकि हमें आइडिया लगे क्या क्या है। बाकी आप यूपीएससी वाला जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे पीवाई के डिस्कस होता है, एनालाइजर सिविल सर्विसेज, और बीपीएससी वाले में तो आप बने हैं। और इसको शेयर करो भैया, दबा के शेयर करो यार, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, तब ना हम और मेहनत से आपके लिए और अच्छा कंटेंट प्रिपेयर कर पाएंगे। मोटिवेशन जरूरी होता है भाई, सबको जरूरी होता है। आप हमें सब्सक्राइब करो, लाइक करो, व्यूज दो, हमें मोटिवेशन उससे मिलता है। तो आप डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट। जय हिंद।